हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो ट्रांजिस्टर होता है उसमें जो अलग अलग प्रकार की करंट तथा संधियों के बीच में जो अलग अलग प्रकार का वोल्टेज होता है उस वोल्टेज के ऊपर कौन सा वोल्टेज पॉजिटिव होगा तथा कौन सा वोल्टेज नेगेटिव होगा उसके बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने जो करंट थी उसके बारे में पढ़ लिया था तथा आपको मालूम हो तो आपने अगर 12th क्लास में अगर थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पढ़ा हो तो उसके अंदर या फिर आपने जो विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र के अंदर जो भी के अंदर के कारण भी जो करंट उत्पन्न होती है उसके अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में भी पढ़ा होगा। जब करंट जहां से स्टार्ट होती है वहां पे पॉजिटिव साइन, जहां पे आगे की तरफ खत्म हो रही थी वहां पे कौन सा साइन आता है? नेगेटिव साइन होता है। या फिर हम ये कह सकते हैं एंट्रिंग पॉइंट जो होता है करंट का वो पॉजिटिव होता है तथा आउटिंग पॉइंट मतलब बाहर निकलने वाला पॉइंट जो होता है करंट का वो कौन सा होता है? नेगेटिव पॉइंट होता है। या फिर ये कह सकते हैं कि करंट जहां से स्टार्ट हो रही होती है वो पॉजिटिव साइन, जहां पे खत्म हो रही होती है वो वाला साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो उसी आधार के ऊपर इसके अंदर क्या बताया गया है? आई ई, आई बी तथा आई सी। जो करंट ट्रांजिस्टर के अंदर की तरफ आ रही होगी वो करंट पॉजिटिव होती है तथा जो करंट ट्रांजिस्टर से बाहर की तरफ जा रही होती है वो करंट क्या होती है? नेगेटिव होती है। उसी आधार के ऊपर वोल्टेज का मान भी क्या होगा? पॉजिटिव तथा नेगेटिव होगा। जिस प्रकार से करंट अंदर की तरफ आ रही है तथा बाहर की तरफ जा रही है वहां पे पॉजिटिव तथा नेगेटिव साइन होते हैं, वही के वही साइन वैसे के वैसे वोल्टेज जहां से अंदर की तरफ आएगी वहां पे पॉजिटिव साइन तथा जहां से बाहर की तरफ जाएगी वहां पे कौन सा साइन हो जाएगा? नेगेटिव साइन होगा। अब हम उसी के बारे में पढ़ेंगे आज की क्लास के अंदर कि जहां से एंटर करेगा वहां पे पॉजिटिव और जहां से बाहर निकलेगा वहां पे कौन सा साइन हो जाएगा? नेगेटिव साइन होगा। तो यहाँ पे मैंने करंट के बारे में आपको बता दिया था, लेकिन आज की क्लास में जो हम बताएंगे वो क्या बताएंगे? वोल्टेज के अंदर ये साइन पॉजिटिव तथा नेगेटिव क्यों होते उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम कौन से ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ेंगे? पीएनपी ट्रांजिस्टर के बारे में। ये पीएनपी ट्रांजिस्टर के अंदर कौन सा साइन जो है वोल्टेज का पॉजिटिव होता है तथा कौन सा साइन जो है वो वोल्टेज का नेगेटिव होता है, या कौन सी वोल्टेज पॉजिटिव होती है या कौन सी वोल्टेज नेगेटिव होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से करंट आई ई क्या होती थी? अपने वर्किंग में पड़ा था अंदर की तरफ प्रवेश करती थी और यहाँ से कलेक्टर वोल्टेज बाहर की तरफ तथा आधार वोल्टेज भी कहाँ पे जाती थी? बाहर की तरफ जाती थी। इनके बारे में हमने पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे इन टर्मिनल्स के बीच में, यहाँ से इस टर्मिनल, इससे इस टर्मिनल तथा इस टर्मिनल से इस टर्मिनल के बीच में जो वोल्टेज होगी उसका मान किस प्रकार से होता है, या कौन सी पॉजिटिव होगी या कौन सी नेगेटिव होगी उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आप देखिए यहाँ से करंट क्या हो रही है? अंदर की तरफ प्रवेश कर रही है तो ये साइन, ये कौन सा हो जाएगा? पॉजिटिव। यहाँ से बाहर जा रही है तो ये कौन सा साइन हो गया? नेगेटिव। तो ये तो साइन कौन से हो गए? पॉजिटिव तथा नेगेटिव के साइन हो गए। उस वजह से यहाँ पे जो वोल्टेज होगी इनके बीच में वो वोल्टेज क्या हो जाएगी? वीईसी, ई मीटर तथा कलेक्टर के बीच में ये वोल्टेज वीईसी होगी। और ये जो वीसीबी तथा वीईबी, बेस इमीटर तथा बेस कलेक्टर के बीच में जो वोल्टेज होगी उसको हम किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे? वीईबी। यहाँ पे नेगेटिव साइन, यहाँ पे पॉजिटिव साइन। ये पॉजिटिव होता है, नेगेटिव साइन है वो इनकी फॉरवर्ड बायस कंडीशन के कारण होता है कि जिसमें पी का सिरा होता है वो पॉजिटिव से जुड़ा होगा। उसी कंडीशन में ये बेस इमीटर जंक्शन जो है वो क्या होगा? ऋण अग्र बायस कंडीशन होगा। और दूसरा ये वाला सिरा कलेक्टर बेस सिरा, इसमें ये नेगेटिव साइन में होता है और ये पॉजिटिव साइन में होता है, क्योंकि यहाँ पे हमको जो कलेक्टर बेस संधि होती है उसको हमको किस आवेश में बायस में करना होता है? रिवर्स बायस में। तो ये वाली बायसिंग कौन सी हो जाएगी? फॉरवर्ड बायस कंडीशन। तथा ये वाली बायसिंग कंडीशन कौन सी होगी? रिवर्स बायस कंडीशन होगी। तो अब आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एंट्रिंग पोजिशन के अंदर यहाँ पे कौन सी वोल्टेज है? ये यहाँ पे जो एंट्रिंग वाली पोजिशन है वहां पे ये इसका मान कैसा है? पॉजिटिव है। उस वजह से ये वैल्यू क्या हो जाए? पॉजिटिव होती है एक के अंदर और दूसरे के अंदर वही की वही वैल्यू क्या हो जाती है? नेगेटिव होती है। तो अब यहाँ पे अगर हम वोल्टेज को कैसे ज्ञात करते हैं? इमीटर के ऊपर वोल्टेज क्या होगी, बेस के ऊपर क्या वोल्टेज होगी, उनके मान को आपस में घटाएंगे या जोड़ेंगे तो उनकी वैल्यू जो पॉजिटिव तथा नेगेटिव आती है उसी आधार के ऊपर जो ये अगर वी इमीटर बेस वोल्टेज
कलेक्टर बेस वोल्टेज तथा कलेक्टर इमीटर वोल्टेज जो होती है वो पॉजिटिव तथा नेगेटिव होती है। क्योंकि आप लोगों को ये भी याद रहना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो कलेक्टर से इमीटर तथा बेस है उनमें अलग अलग डोपिंग होती है। इनकी अलग अलग डोपिंग होने के कारण इनमें आवेश वाहकों की संख्या भी क्या होती है, अलग अलग होती है। आवेश वाहकों की संख्या अलग अलग होने के कारण इनके अंदर जो हम बाहर से वोल्टेज अप्लाई करेंगे उसका मान भी अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि जब इसमें आवेश वाहकों की संख्या अधिक होगी उनको फॉरवर्ड बायस कंडीशन में प्रभावित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अधिक वोल्टेज लगाना पड़ेगा। रिवर्स बायस के लिए उनके अंदर क्या होगा, न्यूनतम वोल्टेज के ऊपर भी क्या हो जाएंगे, आवेश वाहक क्या हो जाएंगे, प्रभावित हो जाते हैं। तो उस आधार के ऊपर इनके अंदर वोल्टेज जो होती है वो पॉजिटिव तथा नेगेटिव होने का कारण क्या होता है, अलग अलग परत के अंदर अलग अलग वोल्टेज का होना। तो इसमें जो ईमीटर से बेस के बीच में वोल्टेज है उसका मान क्या हो जाएगा, वी माइनस के वी बी से प्रदर्शित करते हैं। तथा कलेक्टर से बेस के बीच में वोल्टेज जो होती है वो क्या होती है, कलेक्टर तथा बेस के अंदर लगाई गई अलग अलग वोल्टेज के अनुपात अंतर के बराबर होती है। तथा ईमीटर से कलेक्टर के बीच में जो वोल्टेज होती है वो ईमीटर तथा कलेक्टर दोनों के अंदर जो अलग अलग आवेश भाग होते हैं उन दोनों आवेश भागों को ऊर्जा प्रदान करने के लिए जो हम वोल्टेज बाहर से लगाते हैं उन दो वोल्टेज के अंतर के बराबर होती है। यहाँ पे हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, वीईसी बराबर किसके हो जाएगा, वीईबी माइनस के वीसीबी के रूप में भी हम इसको लिख सकते हैं। ये जो है ये इसके अंदर इस प्रकार से वोल्टेज है जो उसको अप्लाई करते हैं। तो इनका जो वैल्यू है वो पॉजिटिव तथा नेगेटिव होने का कारण क्या होगा कि जो इनकी वैल्यू पॉजिटिव तथा नेगेटिव आती है आपस में इनका मान को घटाने के कारण जो इनकी वैल्यू पॉजिटिव तथा नेगेटिव आएगी उस आधार के ऊपर इनकी वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव तथा नेगेटिव के रूप में हमें प्राप्त होती है। अब हम दूसरा जो इसका टाइप है वो क्या पढ़ेंगे, एनपीएन ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ेंगे कि एनपीएन ट्रांजिस्टर के अंदर जो है ये वोल्टेज की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव क्यों होती है उसके बारे में हम पता करेंगे। दूसरी कंडीशन है इसमें एनपीएन ट्रांजिस्टर की, एनपीएन ट्रांजिस्टर के अंदर कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होगी या कौन सी नेगेटिव होगी वो भी हम इसी प्रकार से जो वोल्टेज को घटाया है उस आधार के ऊपर हम बता सकते हैं कि कौन सी वैल्यू वोल्टेज की पॉजिटिव होगी या कौन से जंक्शन के ऊपर वोल्टेज की वैल्यू नेगेटिव होगी। अब यहाँ पे हम वही का वही डायग्राम वापस बनाएंगे। उसी डायग्राम के आधार के ऊपर हमें क्या पता चलेगा कि कौन सी वोल्टेज पॉजिटिव होगी तथा कौन सी वोल्टेज जो है वो नेगेटिव होगी, उसके बारे में हमको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे मैं वही डायग्राम वापस बना रहा हूँ जिसके अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन सी वैल्यू पॉजिटिव है तथा कौन सी वैल्यू है वो नेगेटिव है। यहाँ पे ये जो डायरेक्शन है करंट का ये डिफरेंट होने का कारण ये होता है कि जो एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है उसमें पीएनपी ट्रांजिस्टर से विपरीत आवेश वाला क्या होता है, आवेश वाहक जो होता है बहुसंख्यक होता है। उस वजह से आप लोगों को मालूम हो तो हॉल जिस दिशा में बहते हैं करंट की डायरेक्शन भी हमेशा किस दिशा में होते हैं, उसी दिशा में होती है। परंतु जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन बहते हैं करंट हमेशा किसकी, उसके विपरीत दिशा में बहती है। उस वजह से यहाँ पे जो है करंट के साइन भी क्या हो जाते हैं, दिशा भी जो होती है करंट की वो क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। अब यहाँ पे देखिए करंट कहाँ से, यहाँ से एंटर कर रही है, उस वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है, करंट के लिए तो वहां पे कौन सा साइन आ जाएगा, पॉजिटिव साइन आएगा, और यहाँ पे करंट के लिए क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आएगा। लेकिन इस करंट के बारे में तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था। अब हमको पता किसके बारे में करना है, वोल्टेज के बारे में पता करना है। तो यहाँ पे ये अब ये साइन जो लगेगा ये वोल्टेज के लिए पॉजिटिव तथा हम नेगेटिव का यूज करेंगे, ना कि करंट के लिए। तो यहाँ पे जो वोल्टेज जो होगी उसके लिए जो साइन लगाएंगे उसके बारे में हमको पता करना है। अब यहाँ पे जो ये ई मीटर तथा बेस संधि जो होती थी उसको हम कैसा बायस करना चाहते थे, फॉरवर्ड बायस करना है। फॉरवर्ड बायस करना है तो इस जगह पर जो वोल्टेज जो होगी उसका मान क्या हो जाएगा, बेस ई मीटर वोल्टेज कैसी होनी चाहिए,
बेस तथा इमीटर के बीच में वोल्टेज, बेस तथा इमीटर के बीच में जो वोल्टेज है उसका मान क्या होना चाहिए? फॉरवर्ड बायस कंडीशन के अंदर पॉजिटिव जो एन सिरा होगा वो कैसा होना चाहिए? नेगेटिव, तथा पी सिरा जो है वो कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। तो उसी कंडीशन के अंदर ये क्या होगी? करंट जो होगी उसका मान क्या होगा? फॉरवर्ड बायस। उसी कंडीशन के अंदर क्या होंगे? बहुसंख्यक के आवेशवाहक खड़े होंगे तथा ये संधि जो हो जाएगी वो कैसे हो जाएगी? फॉरवर्ड बायस। तो यहाँ पे ये इसका मान नेगेटिव तथा यहाँ पे ये पॉजिटिव होगा। उसी कंडीशन के अंदर ये क्या होगा? फॉरवर्ड बायस के अंदर होगा। दूसरी कंडीशन जो है वो क्या है? इसको हमको किस कंडीशन में बदलना है? रिवर्स बायस कंडीशन के अंदर बदलना है। तो रिवर्स बायस कंडीशन में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? बेस तथा कलेक्टर, बेस से कलेक्टर की तरफ, बेस को हमको किस में बदलना पड़ेगा? नेगेटिव के अंदर, और इसको हमको किस में बदलना पड़ेगा? पॉजिटिव में। तभी ये क्या होंगे? एक दूसरे के सापेक्ष क्या होंगे? रिवर्स बायस कंडीशन की वोल्टेज उत्पन्न करेंगे तथा हमें क्या मिलेगा? अल्पसंख्यक आवेशवाहकों का प्रवाह होगा आधार से संग्राहक की तरफ तथा हमें करंट की प्राप्ति होगी संग्राहक के अंदर। ये वैल्यू जो है ये क्या होगी? नेगेटिव के रूप में, और यहाँ पे कौन सा साइन आ जाएगा? पॉजिटिव साइन। अब हम यहाँ पर जो ये वोल्टेज के अलग अलग मान मिले इनके फॉर्मूले लिखेंगे। उन फॉर्मूलों के आधार के ऊपर इनकी वैल्यू क्या आ जाती है? पॉजिटिव तथा नेगेटिव प्राप्त होती है। तो हम सबसे पहले इसकी फॉर्मूले लिखते हैं। तो वी ई सी का मान, वी सी ई का मान क्या हो जाएगा? वी बी ई बराबर क्या हो जाएगा? वी बी माइनस के वी ई, तथा वी बी सी बराबर क्या हो जाएगा? वी बी माइनस के वी सी, तथा वी सी ई बराबर क्या हो जाएगा? वी सी माइनस के वी ई। इनकी वैल्यू जो है वो अलग अलग पॉजिटिव तथा नेगेटिव के अंदर प्राप्त होगी। उस आधार के ऊपर इनके साइन क्या आते हैं? पॉजिटिव तथा नेगेटिव आते हैं। अब हम जो इसके अंदर ये वोल्टेज के जो सूत्र थे उनके बारे में हमने लिख दिया। उसी के आधार के ऊपर इनकी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव तथा नेगेटिव आती है, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब जो हम इसके आगे का टॉपिक जो पढ़ेंगे वो क्या होगा? ट्रांजिस्टर के अंदर जो अलग अलग प्रकार के अभिविन्यास होते हैं या ट्रांजिस्टर को हम जिस अलग अलग तरीकों से यूज करते हैं, तो उस आधार के ऊपर उसका अभिविन्यास जो होता है वो कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। उन 3 प्रकार के अभिविन्यासों के बारे में पढ़ेंगे हम अभी आगे की तरफ। तो सबसे पहले जो हमें तो ये मालूम होना चाहिए जो ट्रांजिस्टर का अभिविन्यास है उसमें अभिविन्यास शब्द का क्या मतलब है उसके बारे में हमें मालूम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी हम उसके अंदर जो अलग अलग अभिविन्यास है उसके बारे में हम पता कर पाएंगे, या उनके अंदर जो वोल्टेज या करंट जो प्राप्त होती है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या फिर उनके बीच में जो वक्र प्राप्त होते हैं वो अलग अलग प्रकार से क्यों प्राप्त होते हैं उसके बारे में हम पता कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? अब आज अभी के नेक्स्ट टॉपिक के रूप में ट्रांजिस्टर का अभिविन्यास। यहाँ पे जो ये अभिविन्यास शब्द है इससे मतलब है कि हम किसी भी ट्रांजिस्टर को ट्रांजिस्टर से सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए हम उसको किस प्रकार से उपयोग करते हैं उससे मतलब होता है उस ट्रांजिस्टर के अभिविन्यास का। तो हमें ध्यान रखना है कि अभिविन्यास का मतलब क्या है। ट्रांजिस्टर को हम संकेतों को प्रवर्धित करने के लिए ये किस प्रकार से उपयोग करते हैं, ये इसके अभिविन्यास का मतलब है। हम संकेत को किस प्रकार से ट्रांजिस्टर का उपयोग कर रहे हैं किसी भी सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए, वो इसका जो है वो अभिविन्यास को डिफाइन करता है। और इस अभिविन्यास को जानने का सबसे सिंपल तरीका ये है कि आप
किसी भी कोई भी ट्रांजिस्टर का आपको डायग्राम दिया हुआ और उस डायग्राम के बारे में पूछ लिया जाए कि ये कौन सा अभिविन्यास है, तो उस कंडीशन में आप क्या करो, जो उस सर्किट के अंदर इनपुट सिरा है ट्रांजिस्टर का उसको तथा आउटपुट के सिरे को छोड़ दोगे, तो जो सिरा बच जाता है उत्सर्जक, आधार तथा संग्राहक में से, तो वो वाला जो सिरा बचेगा वही क्या होगा, उसके अभिविन्यास या उसका कॉमन टर्मिनल होगा, या उसी सिरे को हम क्या बोलेंगे, उभयनिष्ठ आधार अभिविन्यास या उभयनिष्ठ संग्राहक अभिविन्यास या फिर उभयनिष्ठ उत्सर्जक अभिविन्यास। तो इनपुट तथा आउटपुट के सिरे को छोड़ने पे जो सिरा बच जाता है उसी को हम क्या बोलेंगे, दोनों उस ट्रांजिस्टर का कॉमन टर्मिनल बोलेंगे, तथा वही कॉमन टर्मिनल वाला क्या होगा, उस ट्रांजिस्टर का अभिविन्यास कहलाएगा। तो ये ट्रांजिस्टर का अभिविन्यास जो है कितने प्रकार का होता है, ट्रांजिस्टर का अभिविन्यास तीन प्रकार का होता है। सबसे पहला जो अभिविन्यास है वो इसके अंदर उभयनिष्ठ आधार अभिविन्यास। दूसरा जो है इसमें उभयनिष्ठ उत्सर्जक अभिविन्यास। तीसरा इसका प्रकार जो है वो है उभयनिष्ठ संग्राहक अभिविन्यास। ये जो तीन अलग अलग प्रकार है अभिविन्यास के, तीन अलग अलग प्रकार के अभिविन्यास के अंदर जो सबसे कॉमन चीज है वो यह है कि जो ये उभयनिष्ठ वर्ड लिखा हुआ है, ये उभयनिष्ठ वर्ड यह प्रदर्शित करता है कि अगर कोई भी ट्रांजिस्टर जिसको हम अलग अलग तीन प्रकार से यूज कर रहे हैं, तो ये जो तीन अलग अलग प्रकार है उनमें तीन अलग अलग प्रकारों में जो उभयनिष्ठ टर्मिनल जो होते हैं वो क्या होते हैं, आधार, उत्सर्जक तथा संग्राहक। मतलब अगर हम आधार को उभयनिष्ठ मारे किसी ट्रांजिस्टर के अंदर, तो उसके अंदर जो करंट है वो उत्सर्जक से प्रवाहित करेगी या फिर संग्राहक से प्रवेश करेगी, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इनके अंदर जो आधार का टर्मिनल होगा इससे न ही कोई संकेत अंदर आएगा, न ही कोई संकेत ट्रांजिस्टर से बाहर निकलेगा। ये इन तीनों आधार, उत्सर्जक तथा संग्राहक के लिए ये तीनों कंडीशन अप्लाई होगी, क्योंकि जो कॉमन टर्मिनल जो होता है वो इन तीनों के बीच में होता है, और इनपुट तथा आउटपुट जो संकेत होते हैं वो इनके अंदर से होके निकलते जरूर है, पर इनसे बाहर की तरफ हम इनके अंदर कोई सिग्नल ना अप्लाई कर सकते, न इससे इसकी इस कॉमन टर्मिनल की सहायता से इस सर्किट से किसी संकेत को हम बाहर भेज सकते हैं। हाँ, इसके अंदर से होके वो संकेत कॉमन रूप से इसके अंदर से होके वो संकेत निकलेंगे जरूर, पर इसके अंदर डायरेक्टली कोई संकेत ना तो इनपुट कर सकता है, डायरेक्टली ना तो ये संकेत क्या कर सकता है, आउटपुट कर सकता है। तो ट्रांजिस्टर के अंदर अगर हमको कोई भी संकेत ट्रांजिस्टर में किसी परत का को उभयनिष्ठ है पता करने के लिए परिपथ चित्र में संकेतों के इनपुट टर्मिनल, संकेतों के इनपुट परिपथ चित्र में
संकेतों के इनपुट टर्मिनल तथा आउटपुट टर्मिनल को छोड़ने पर जो टर्मिनल शेष बच जाता है वह टर्मिनल उभयनिष्ठ टर्मिनल कहलाता है। ये हमको ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब जिस टर्मिनल के ऊपर ना तो कोई धारा इनपुट हो रही है ना ही कोई धारा आउटपुट है, डायरेक्टली ना ही इनपुट हो रही है डायरेक्टली नहीं उस टर्मिनल से कोई धारा बाहर की तरफ निकले, तो उस कंडीशन में वो वाला टर्मिनल क्या कहलाता है? उभयनिष्ठ टर्मिनल कहलाता है। वही उभयनिष्ठ टर्मिनल का टर्मिनल वाला अभिविन्यास उस ट्रांजिस्टर का कहलाएगा। जैसे कि अगर किसी ट्रांजिस्टर में उभयनिष्ठ टर्मिनल जो आधार है तो वो ट्रांजिस्टर कैसा या उस ट्रांजिस्टर का अभिविन्यास कौन सा अभिविन्यास कहलाएगा? उभयनिष्ठ आधार अभिविन्यास कहलाता है। तो अब हम जो अभिविन्यास के अंदर जो सबसे पहला अभिविन्यास पढ़ेंगे वो कौन सा अभिविन्यास होगा? उभयनिष्ठ आधार अभिविन्यास। सबसे पहले हम कौन सा अभिविन्यास पढ़ेंगे? उभयनिष्ठ आधार अभिविन्यास। ये उभयनिष्ठ आधार अभिविन्यास जो होता है उसमें क्या होता है? उस उभयनिष्ठ आधार अभिविन्यास में हमें ये ध्यान रखना है कि अब इस उभयनिष्ठ आधार अभिविन्यास में आधार वाला टर्मिनल जो होगा उस आधार वाले टर्मिनल में से हमें न तो किसी प्रकार की करंट को इनपुट डायरेक्टली इनपुट करवाना है, किसी संकेत को न तो डायरेक्टली इनपुट कराना है, न ही किसी संकेत को क्या करना है? डायरेक्टली आउटपुट कराना है। तो उस कंडीशन के अंदर जो इनका परिपथ के अंदर आरेख डायग्राम जो होगा, पहले तो मैं आप लोगों को दोनों प्रकार के ट्रांजिस्टर के लिए उसका आरेख डायग्राम बताऊंगा, उसके बाद में इसकी बनावट किस प्रकार से की जाती है, इसकी प्रोसेसिंग क्या होती है बनावट की, उसके बारे में भी हम आज की क्लास में पढ़ लेंगे। तथा जो कल की नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम जो इस उभयनिष्ठ आधार अभिविन्यास के अंदर जो इसके अंदर निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र तथा निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। मतलब किस प्रकार से इसके अंदर करंट के अंदर वृद्धि होती है या फिर जो निर्गत के रूप में या निवेशी करंट की वृद्धि किस प्रकार से होती है या आउटपुट के रूप में जो करंट मिलती है उसकी वैल्यू क्या कांस्टेंट होती है या अधिकतम होती है या कम होती है, उसके बारे में हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन आज की क्लास में हम इसकी बनावट के बारे में पढ़ लेंगे कि इस ट्रांजिस्टर का निर्माण या इसकी बनावट किस प्रकार से होती है, उसके बारे में आपको आज की क्लास में बता दूंगा। तो सबसे पहले तो इसका जो आरेख डायग्राम है वो किस प्रकार होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। अब ये इसमें क्या है? कॉमन टर्मिनल है। और इस सिरे को हमको क्या करना है? फॉरवर्ड बायस करना है। तो इसको फॉरवर्ड बायस करना है तो यहाँ पे वोल्टेज का ये सिरा कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। और ये सिरा कैसा होना चाहिए? नेगेटिव, क्योंकि इस सिरे को हमको क्या करना है? रिवर्स बायस करना है। ये तो संरचना किसकी हो गई? उभयनिष्ठ आधार अभिविन्यास है पीएनपी ट्रांजिस्टर का जो आरेख डायग्राम जो होगा वो इस प्रकार से होगा। अब हम जो है अगला जो डायग्राम है वो किसका पढ़ेंगे? एनपीएन ट्रांजिस्टर का। एनपीएन ट्रांजिस्टर में क्या होगा? ये सिरा नेगेटिव और ये सिरा अगर पॉजिटिव होता है तो ये कंडीशन कौन सी हो जाएगी? फॉरवर्ड बायस। तथा यहाँ से आवेश वाहक कहाँ की तरफ जाएंगे? इमीटर से संग्राहक की तरफ। उस कंडीशन के अंदर इसके अंदर क्या होगी? अधिकतम धारा फ्लो होगी तथा आउटपुट के रूप में हमें क्या मिलेंगे? प्रवर्धित सिग्नल की प्राप्ति होती है। और दूसरा जो सिरा है इसका संग्राहक वाला ये कैसा होना चाहिए? फॉरवर्ड बायस कंडीशन में।
रिवर्स बायस में, सॉरी। तो उसी कंडीशन के अंदर क्या होगा, इसमें जो होंगे संग्राहक वाले आवेशवाहक जो होंगे उसके सिर्फ ओनली अल्पसंख्यक आवेशवाहक ही क्या कर पाएंगे, इस बेस कलेक्टर संधि को पार कर पाएंगे तथा हमें लीकेज करंट की प्राप्ति होगी। तथा साथ में ही बेस के अंदर जो संग्राहक से बहुसंख्यक आवेशवाहक आए हैं वो इस पीक प्रकार के अचालक के लिए क्या होंगे, अल्पसंख्यक आवेशवाहकों की तरफ व्यवहार करेंगे तथा ये संधि अगर अल्पसंख्यक या उत्क्रम बायसित होंगी तो इसके अंदर जो n प्रकार के अचालक आए वो क्या करेंगे, यहाँ से आगे की तरफ प्रभावित होंगे तथा हमें क्या बोलेगी, वो अत्यधिक मात्रा में बहुसंख्यक आवेशवाहक धारा की मात्रा प्राप्ति होती है तथा आउटपुट के रूप में क्या मिलेंगे, प्रवर्धित सिग्नल की प्राप्ति होगी। अब हम इसके अंदर ये जो इनके आरेख डायग्राम थे उसके बारे में तो हमने पढ़ लिया, पर इसकी बनावट जो कि उसके अंदर जो नॉर्मल इसका सर्किट डायग्राम होता है जिसके अंदर हम करंट को मापते हैं या करंट की क्वांटिटी को हम कलेक्ट करते हैं या वोल्टेज कितनी अप्लाई की है उनके लिए इसके अंदर वोल्ट मीटर को किस प्रकार से अप्लाई करेंगे या अमीटर को हम किस प्रकार से अप्लाई करेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, इसकी बनावट, मतलब इसके अंदर किस प्रकार से सर्किट डायग्राम को जोड़ा जाता है जिसकी वजह से इसके अंदर क्या हो, अधिक से अधिकतम मात्रा में करंट फ्लो तथा हमें आउटपुट के रूप में हमें क्या मिले, प्रवर्धित सिग्नल की प्राप्ति हो। तो उस कंडीशन के अंदर हमें किस प्रकार से वोल्ट मीटर को अप्लाई करते हैं या किस प्रकार से हम क्या करते हैं, अमीटर को अप्लाई करें जिससे हमें ट्रांजिस्टर के ऊपर हमने कितनी करंट प्राप्त की या फिर ट्रांजिस्टर के ऊपर हमने कितना वोल्टेज अप्लाई किया उसके बारे में हमें वोल्ट मीटर तथा अमीटर की सहायता से पता चलेगा। ये इस प्रकार से इसकी बनावट की जाती है। अब इस बनावट के अंदर आप देखोगे तो जो वोल्ट मीटर है जो कि किसको प्रदर्शित करेंगे कि इन दो टर्मिनल कौन से इमीटर बेस संधि तथा कलेक्टर बेस संधि जो है इन दोनों टर्मिनल के ऊपर हम कितना वोल्टेज अप्लाई करते हैं वो इस बैटरी से कितना वोल्टेज इसके ऊपर अप्लाई करें ताकि ये फॉरवर्ड बायस कंडीशन में ये वाला सिरा तथा ये वाला सिरा किस कंडीशन में आ जाए, रिवर्स बायस कंडीशन में आ जाए। वो वोल्टेज हमें कैसे इस वोल्ट मीटर की सहायता से पता चल जाएगी जो कि यहाँ पे इस बैटरी के द्वारा प्रदान किया जाता है वीबीबी द्वारा किसके ऊपर, और जो ई मीटर बेस संधि है उसके ऊपर वी बैटरी द्वारा क्या किया जाता है, वोल्टेज अप्लाई किया जाता है जो कि इस टर्मिनल को अग्रबायस करता है या इस संधि को अग्रबायस करता है। वीसीसी द्वारा कलेक्टर बेस संधि को रिवर्स बायस करने के लिए क्या किया जाता है, वोल्टेज को अप्लाई किया जाता है तथा यहाँ से इनपुट के अंदर जो धारा अप्लाई होती है प्रवाहित होती है वो उत्सर्जक धारा उसको अमीटर के द्वारा मापा जाता है, मिली अमीटर के द्वारा, जिसको कि किसके इन दो इस ट्रांजिस्टर के संधि ट्रांजिस्टर के श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। लेकिन वहीं पर इन वोल्ट मीटर को क्या किया गया है, इन ट्रांजिस्टर के समांतर क्रम में जोड़ा गया है। ये समांतर क्रम वाले वोल्ट मीटर जो होते हैं वो अग्रबायस
तथा रिवर्स बायस वोल्टेज को बताते हैं, तथा श्रेणी क्रम में जुड़े हुए जो अमीटर है मिली अमीटर वो क्या करते हैं, इस ट्रांजिस्टर में बहने वाली धारा के बारे में बताते हैं। तो इसकी बनावट में हम सबसे पहले ये कह सकते हैं कि ट्रांजिस्टर के निवेशी व निर्गत परिपथ में आधार जो होता है वो कैसा होता है, इसमें कैसा उभयनिष्ठ है। ट्रांजिस्टर के निवेशी तथा निर्गत टर्मिनल या परिपथ में, निवेशी तथा निर्गत परिपथ में आधार कैसा होता है, उभयनिष्ठ होता है। आधार उभयनिष्ठ होता है। निवेशी परिपथ में बैटरी, निवेशी परिपथ में बैटरी VBB द्वारा अग्रबायस, जबकि निर्गत परिपथ को बैटरी VCC द्वारा उत्क्रम बायसित किया जाता है। निवेशी परिपथ में धारा IE तथा निर्गत परिपथ में जो धारा कौन सी है, IC, इनको मापने के लिए या इनके मान को ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है, इनके श्रेणी क्रम के अंदर क्रमशः हम क्या करते हैं, मिली अमीटर को हम जोड़ते हैं। निवेशी धारा IE तथा निर्गत धारा IC को ज्ञात करने के लिए मिली अमीटर को ट्रांजिस्टर में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इस अमीटर की सहायता से, मिली अमीटर की सहायता से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, इस मिली अमीटर की सहायता से इस ट्रांजिस्टर के अंदर कितनी वोल्टेज करंट प्रवाहित हुई, वोल्टेज अप्लाई करने के कारण उस करंट का मान भी हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ पे मिली अमीटर लगने के कारण ये है क्योंकि यहाँ पे दोनों ही धाराएं कौन से टर्मिनल के उत्सर्जक तथा संग्राहक के ऊपर बह रही है, तथा उत्सर्जक तथा संग्राहक में जो डोपिंग जो होती है वो किसकी तुलना में अधिक होती है, बेस की तुलना में बहुत ज्यादा अधिक की जाती है। उस वजह से यहाँ पे करंट भी जो होगी वो उत्सर्जक तथा संग्राहक के अंदर जो करंट जो होगी वो आधार की तुलना में बहुत ही अधिक बहती है। उस वजह से यहाँ पे जो मिली अमीटर का यूज करते हैं। अगर यहाँ पे एक टर्मिनल कोई भी, अगर मान लो कि आधार की जगह पे कोई और टर्मिनल कॉमन हो जाता तथा हम अगर यहाँ पे कोई भी बेस के रूप में इनपुट टर्मिनल होता तो उस जगह पे हम मिली अमीटर का यूज ना करके हम किसका यूज करते हैं, माइक्रो अमीटर का। माइक्रो अमीटर का यूज करने का कारण यह होता है क्योंकि आप लोगों को मालूम हो तो आधार जो होता है उसमें डोपिंग क्या की जाती है, बहुत ही कम की जाती है। डोपिंग कम करने के कारण उसमें से जो आवेश वाहकों के कारण करंट जो बहती है बाकी वाले दो परतों की तुलना में कम बहती है। इस वजह से वहां पे करंट का मान किस में मापा जाता है, माइक्रो अमीटर में मापा जाता है। अब इसके अंदर जो ये वोल्ट मीटर जो होते हैं, निवेशी तथा निर्गत वोल्टता को ज्ञात करने के लिए, निवेशी तथा निर्गत वोल्टता को ज्ञात करने के लिए वोल्ट मीटर को ट्रांजिस्टर में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। अगर हम श्रेणी क्रम में इन दो वोल्ट मीटर को जोड़ देंगे
तो हमें ये पता चल जाएगा कि दोनों टर्मिनल को, एक को फॉरवर्ड बायस तथा दूसरे को रिवर्स बायस करने के लिए हमें ट्रांजिस्टर को कितनी वोल्टेज अप्लाई करनी पड़ेगी, वो हमको इन वोल्टेज या वोल्ट मीटर की सहायता से पता चल जाएगा। तो ये तो थी इसकी बनावट। अब हम इस बनावट की सहायता से जो इसके अंदर करंट, इनपुट से आउटपुट के रूप में जो करंट बह रही है उसके अंदर कितना प्रॉफिट हो रहा है और हमने कितनी इनपुट करंट अप्लाई की तो कितना आउटपुट करंट मिला, उसकी प्रॉफिट के बारे में हमें पता करना पड़ेगा। तथा इनपुट तथा आउटपुट के अंदर जो वोल्टेज तथा करंट प्रवाहित हो रही है उनके बीच में जो हम ग्राफ खींचेंगे तो वो ग्राफ किस प्रकार से प्राप्त होते हैं, या उन ग्राफ के अंदर कट ऑफ रीजन कौन सा होगा, सैचुरेशन रीजन कौन सा होगा, उन सब के बारे में हम कल वाली क्लास में पढ़ेंगे।